Hello students, today we'll study respiration. Respiration is defined as the process of biochemical oxidation of nutrients in presence of specific enzymes at optimum temperature in the cells to release energy for metabolic activities. मैंने आपको पहले ही बताया है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जो कि न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है. हम जितना भी फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो बायोकेमिकल पाथवे में कन्वर्ट होता है एंड ऑक्सीजन जो है उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करता है इनसाइड द सेल और उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है बेटा, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में और पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल में. ओके और टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट करते हैं टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इनटू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स. और ये 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ में वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर. ठीक है, ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है. Now if I have to explain types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration, वो आपने ऑलरेडी स्टडी करा हुआ है. Respiration that takes place in presence of oxygen is called as aerobic respiration and respiration that takes place in absence of oxygen, it is called as anaerobic respiration. You might have learned that in my previous video. Today we will learn about how does respiration takes place in human. So in this topic we'll cover two things, that is mechanism of respiration as well as process of respiration. How does the respiration take place and what is the mechanism of respiration. If I have to tell you first mechanism, तो पहले आपको mechanism के लिए let's study first mechanism. मैकेनिज़्म जो बेटा होता है वो इन्वॉल्व होता है विथ टू स्टेप्स, दैट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. यस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अगर हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की, तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले हमें जो मैकेनिज़्म स्टडी करना है, तो इससे पहले हमें इसके पार्ट्स या ऑर्गन्स लर्न करेंगे जो इन्वॉल्व होते हैं इन द मैकेनिज़्म ऑफ गैशियस एक्सचेंज. अगर हम बात कर रहे हैं पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज़्म ऑफ गैशियस एक्सचेंज में, तो वो होते हैं बेटा रिब केज, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इट इज़. फर्स्ट पार्ट इज़ रिब केज, सेकेंड इज़ लंग्स, थर्ड इज़ डायफ्राम, these three parts are important when we talk about the mechanism of gaseous exchange. तो आपको बेटा इसमें जब हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन का मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का मतलब मैंने आपको डिफरेंस बताया था. ब्रीदिंग का मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग इट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पिरेशन का होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एटीपी मॉलिक्यूल्स. ब्रीदिंग आउट. अगर हम इन एंड आउट के बीच में डिफरेंस देखना चाहेंगे तो इसमें क्या एग्जैक्टली पोजीशन होती है रिब केज, लंग्स एज वेल एज डायफ्राम की, उससे पहले हम समझ लेते हैं ये तीनों है क्या. अगर मैं बात कर रही हूँ इन द पिक्चर यू कैन सी, ये देखो बेटा आपको ये बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है. कैन यू सी दिस रिंग्स at both side? This is called as rib cage. You can touch your rib cage by yourself. अगर मैं बात करूँ rib cage की, there are 12 pair of bone that form a cage. ये बहुत thin bone की covering होती है in circular position starting from your vertebral column, जो कि back side होता है, covering your thoracic cavity. ये thoracic cavity को form करता है. और ये कितने pairs होते हैं बेटा, 12. कितने pairs होते हैं ये,
12 pairs, 12 pairs each साइड। तो ये जो रिब केज होता है ये लंग्स को प्रोटेक्ट करना का काम करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी, क्योंकि अगर आपको पता है लंग्स जो है एक सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक सॉफ्ट मस्कुलर बैग है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल तकिए जैसा सॉफ्ट मस्कुलर बैग है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये रिब केज। और ये रिब केज के ही मूवमेंट से लंग्स का ओपनिंग एंड क्लोजनिंग डिपेंड करता है इन द थोरेसिक कैविटी। अब आप पूछोगे थोरेसिक कैविटी क्या होती है? तो बेटा थोरेसिक कैविटी वो होती है जो कि स्टार्ट होती है आपके गर्दन से, यानी कि नेक से, एंड ख़त्म होती है डायफ्राम में, जो कि एब्डोमिनल कैविटी, एक मसल का शीट होता है ये डायफ्राम, जो कि लंग्स के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना। एक मसल का शीट होता है जो कि जस्ट आपको मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, लंग्स के नीचे। यस, तो अगर हम बात कर रहे हैं ये कैविटी की, तो कैविटी में आपका मोस्टली जितना भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है वो एम्बेडेड रहता है, इसलिए इसे थोरेसिक कैविटी बोला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लंग्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायफ्राम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिब केज। तो रिब केज का मैंने आपको बताया था, ये बोन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। और ये कितने होते हैं? 12 पेयर्स में होते हैं ये। तो नंबर इनका क्या होता है? 12 पेयर्स, ठीक है। इनका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द लंग्स एज वेल एज मूवमेंट ऑफ रिब केज हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट द एयर। ब्रीदिंग इन के टाइम में हम लेते हैं ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट के टाइम में हम थ्रू आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात कर रहे हैं डायफ्राम की, तो डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है जो कि थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटी के बेस बनाता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन इट फ्लैटन्स एंड इंक्रीज द चेस्ट कैविटी सो दैट एयर इज सक्ड इनटू लंग। अब ये तो मूवमेंट आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कैसे होता है क्या नहीं। लंग्स आपको मैंने बता ही दिया था, सॉफ्ट मस्कुलर बैग होते हैं जो दो इस साइड में होते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ राइट लंग की बेटा, तो राइट लंग जो होती है वो हमारी बड़ी होती है। यस, इट इज़ बिगर इन साइज। अगर मैं बात करूँ राइट लंग की, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लोब्स। यस, कितने लोब की होती है? 1 2 3 लोब्स। राइट लंग जो है वो हमारी बिग होती है, वो 3 लोब्स की होती है। और लेफ़्ट लंग जो होती है वो हमारी 2 लोब्स की होती है, वो थोड़ी स्मॉल होती है। वो कितनी लोब्स की होती है? 2 लोब्स की। यस, रीज़न है कि बेटा क्योंकि ये लंग्स के बीच में ही हार्ट भी होता है, तो हार्ट को स्पेस चाहिए होती है ऑक्यूपाई करने के लिए, तो ये हार्ट को स्पेस देता है। इस वजह से ये लंग्स की जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है और राइट लंग का जो है वो बड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ पोजीशन होती है जिसमें हार्ट आपका एम्बेडेड रहता है बिटवीन 2 लंग्स। यस, तो अगर मैं बात कर रही हूँ लंग्स की, तो अगर हम जब लंग्स को ओपन करते हैं बेटा, ये जो लंग्स जो बहुत हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जब इसको पूरा खोला जाता है मस्कुलर शीट को, तो ये इतना बड़ा है 80 स्क्वायर फीट का। एक लंग आपकी कितनी होती है? 80 स्क्वायर फीट की। अब 80 स्क्वायर फीट यानी कि अगर आपने टेनिस कोर्ट देखा होगा, इट इज़ जस्ट लाइक 1 बिग टेनिस कोर्ट। जो उसका एरिया है इट इज़ सेम एज लाइक एरिया ऑफ 1 बिग टेनिस कोर्ट। इतनी बड़ी लंग होती है। क्या हमें पता था कि हमारे जो थोरेसिक कैविटी में हमारी जो लंग्स है वो इतनी बिगर साइज़ की, जब आप खोलते बहुत पतली मसल की परत होती है बेटा, जो कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर बहुत ज़्यादा कवर्ड फॉर्म में होती है। जब इसको ओपन करा जाता है तो इसका साइज़ जो है अकॉर्डिंग 80 स्क्वायर फीट तक का आता है। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट लंग्स, डायफ्राम एंड रिब केज। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन ब्रीदिंग इन and breathing out. What are the position of these 3 organs? ये हमारा मैकेनिज़्म चल रहा है बेटा। जब एयर आती है बॉडी के अंदर नेज़ल पास से, जब एयर आती है बॉडी के अंदर, उस टाइम में क्या हो रहा है, क्योंकि अब एयर आने वाली है
तो लंग्स फिल होने वाले हैं। उस टाइम में क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले ही लिख देती हूँ, रिब केज, लंग्स, और अगर हम बात करें डायफ्राम की, ठीक है। इन ये मैकेनिज़्म आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको जो अब हम आगे पढ़ेंगे, हाउ डज़ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल, वो इजीली समझ में आएगा। तो हम बात करें रिब केज की, तो जब एयर आएगी बेटा तो रिब केज कहाँ जाएगा, अपवर्ड, ऊपर जाएगा, यस ऊपर जाएगा, तभी तो वो लंग्स को नीचे पुश करेगा। अगर रिब केज ऊपर जा रहा है तो लंग्स कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड्स, लंग्स कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। पहले इनका ही ढंग से कर लेते हैं हम। ब्रीदिंग इन में क्या हो रहा है, लंग्स जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड, एंड वो क्या हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड एंड गेटिंग ओपनड। अगर ओपनिंग की बात करें तो यानी कि आउटवर्ड जा रही है वो, ठीक है। डायफ्राम की पोजीशन अगर हम देखेंगे, क्योंकि लंग्स नीचे आ रही तो उसे स्पेस चाहिए, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के अलावा, तो डायफ्राम जो है ये मस्कुलर शीट है जो कि एक डोम शेप की होती है, लेकिन जब एयर फिल हो जाती है, जब ऑक्सीजन आता है तो ये कहाँ चला जाता है, ये फ्लैट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट, फ्लैट। तो ये इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है। और अगर हम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं तो लंग्स क्या है, ऐसे फैल जाते हैं नीचे आके, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं रिब केज की, तो रिब केज क्या जाता है, ऊपर जाता है, अपवर्ड। रिब केज क्या है, ये रिब केज आपका, रिब केज क्या है, ऊपर मूव हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर मूव हो जाएगा, अपवर्ड एंड इनवर्ड, सिकुड़ जाएगा बेटा, अपवर्ड एंड इनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे उसे प्रेशर देना है लंग्स को नीचे मूव करने के लिए। तो अपवर्ड जाएगा यानी कि ऊपर जाएगा, और इनवर्ड यानी कि वो थोड़ा सा सिकुड़न लाएगा, क्योंकि ये जो रिब केज होता है बेटा, इसके अंदर से लंग्स निकल के आएगी, इसके अंदर से लंग्स ऐसे आएगी, तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो ये पोजीशन होती है जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे डायग्राम के थ्रू दिखाना है, एक लेफ्ट लंग का बता रही हूँ, ये मेरा रिब केज है, ये नॉर्मल पोजीशन में लंग्स ऊपर है, ठीक है, और ये मेरा डोम शेप डायफ्राम है, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज़ आप बैलून में एयर भरते हैं, तो बैलून फूलेगा या नहीं फूलेगा, यानी कि ये नीचे आएगा, और ये जो रिब केज है बेटा, अब पोजीशन क्या हो जाएगी, इनवर्ड में, ये लंग्स मेरी नीचे आ गई, ये मेरी लंग्स नीचे आ गई, ये मेरा डायफ्राम स्ट्रेट हो गया, मेरा डायफ्राम स्ट्रेट हो गया, ठीक है, एंड मेरा जो रिब केज है वो ऊपर चला गया और इनवर्ड हो गया। ये लंग्स क्या हो गई, देखो खुल गई, आउटवर्ड हो गई, इसे बोला जाता है ब्रीदिंग इन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अब एयर फिल हो गई है तो ये फूल जाएगा आपका लंग्स। इसका ही वाइस वर्सा कंडीशन होता है व्हेन हम बात कर रहे हैं एक्सहेलेशन की या ब्रीदिंग आउट की। जब हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग आउट की, उसमें क्या हो जाता है बेटा, क्योंकि एयर रिलीज़ हो रही है, तो यानी कि बलून में से आप एयर रिलीज़ कर दो तो बलून स्क्वीज़ हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लंग्स जो है वो स्क्वीज़ हो जाएंगी और उनका मूवमेंट कहाँ जाएगा, अपवर्ड, अब कहाँ जाएगा, अपवर्ड एंड इनवर्ड। अब वो इनवर्ड, क्योंकि वो प्रेशर बनाना है ना, लंग्स को बाहर एयर को बाहर निकालना है, लंग्स क्या हो जाएंगी, अपवर्ड एंड इनवर्ड, ताकि वो एयर को
रिलीज़ कर सके। रिब केज कहाँ आ जाएगा, नीचे, डाउनवर्ड आ जाएगा, डाउनवर्ड नीचे आएगा, एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड क्योंकि वो खुलेगा, आउटवर्ड, ठीक है। और डायफ्राम की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, डायफ्राम की, तो डायफ्राम जो होगा बेटा वो डोम शेप में हो जाएगा। वो कौन सी शेप में हो जाएगा, डोम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रेस्ट पोजीशन आ गई है, जहाँ पे एयर रिलीज़ हो चुकी है, नॉर्मल पोजीशन आ गई, तो ये डोम शेप में आपका डायफ्राम आ जाएगा, क्योंकि अब लंग्स कहाँ हैं, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अगर मुझे ये डायग्राम के थ्रू बताना है तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, रिब केज नीचे आ गया है, आउटवर्ड है, फैल गया है वो, ठीक है। मेरा जो डायफ्राम है वो डोम शेप में आ गया है, जो कि मुझे थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को डिफ्रेंशिएट कर रहा है या अलग करने का काम कर रहा है, ताकि रेस्पिरेशन और डाइजेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए। अगर मैं बात करूँ, डायफ्राम के जस्ट नीचे ही आपका स्टमक होता है बेटा, डायफ्राम के जस्ट नीचे ही आपका क्या होता है, स्टमक। तो मेरा ये रिब केज आउटवर्ड पोजीशन में आ गया, डाउनवर्ड पोजीशन में आ गया, और मेरी लंग्स जो है वो स्क्वीज़ हो गई है, और वो इसके अंदर एम्बेडेड है इन अपवर्ड एंड इनवर्ड पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज mechanism of gaseous exchange in human beings. Now if I have to talk about process of human being, then you have to focus from the okay students, now we will learn about the process of human respiratory system. For that, first you have to understand the organs which participate in the human respiratory system. So your organ starts, first is your nose, okay, second is nasal passage, third is your pharynx, fourth is your larynx, ठीक, fifth is trachea, sixth is bronchus, seventh is bronchioles, eighth is lungs, ninth is alveoli. These 9 organs participate in your human respiratory system. We learn about each of them in detail. Okay. If I have to talk about nose, आपके nose है ना? You can see your nose here. Yes. अगर आप nose देखेंगे तो it has 2 holes. If you have seen structure of nose, it has 2 holes from which air goes inside the human body. If you have seen nose, it has 2 holes from which air goes inside the body as well as outside the body. These holes are called as nostrils. These holes are called as nostrils. Yes. So अगर हम बात करते हैं बेटा, नोज़ होता है, नोज़ में 2 होल्स होते हैं जिन्हें नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है, जहाँ से क्या होती है, एयर passes in and out, air passes in and out. ओके. अगर हम बात करते हैं ये जो नोज़ है जो कि आपके बकल कैविटी तक कवर करता है, और जब तक ये फेरिंग्स से जॉइन नहीं होता है, तो इस रास्ते को जो यहाँ पे है बेटा, जो नोज़ से शुरू हो रहा है और फेरिंग्स में ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेसल पैसेज. That is called as nasal passage. Very important passage for us, because ये जो nasal passage होता है इसमें mucus होता है. It contains mucus as well as it contains hairs. You can touch your nose inside, put a finger inside your nose and feel the things. तो mucus is a sticky
material that is secreted by the epithelial cells of nose. It is a sticky substance that is secreted by the epithelial cells of nose and it helps to filter the air. To filter the air. जब हम एयर को अपनी बॉडी में ले रहे हैं बेटा, यहाँ बात कर रहे हैं एयर का मतलब यहाँ आएगा ऑक्सीजन. व्हेन वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, हम प्योर ऑक्सीजन नहीं ले रहे, वी आर टेकिंग अदर गैसेस. वी आर टेकिंग अदर गैसेस टू, क्या क्या आ रही इम्प्योरिटीज़, अदर गैसेस आ रही है, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, है डस्ट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं आपके नोज़ में जो कि एयर में होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं बेटा जो कि इतने स्मॉल होते हैं कि दिखते नहीं हैं, दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक. तो ये जो जितना भी जब एयर आ रही है बेटा, तो ये जो म्यूकस है ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है और एयर में से जितने भी वेस्ट डस्ट है या वो है उनको ब्लॉक कर देता है. प्लस ये एयर के टेम्परेचर को भी, एयर टेम्परेचर को भी ऑप्टिमम में ले आता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि एक राइट टेम्परेचर की एयर ही आपकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए. तो इट ब्रिंग्स एयर टेम्परेचर टू ऑप्टिमम. ठीक है, हमारे बॉडी में कौन सी टेम्परेचर की एयर जाती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की. यस, तो ये जो नेसल पैसेज है, देखो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, इट इज़ कवर्ड बाय म्यूकस. म्यूकस का फंक्शन है टू ब्लॉक द, टू फिल्टर द एयर बाय स्टिकिंग द डस्ट and microorganisms and other waste materials inside the nose itself so that it can filter the air. हेयर्स का भी फंक्शन सेम होता है बेटा, जो नोज़ में हेयर्स होते हैं उनका भी फंक्शन सेम होता है. हेयर का काम होता है टू ब्लॉक द पाथ ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, टू ब्लॉक द पाथ ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ताकि जो एयर हमारे ट्रकिया में जाए वो डस्ट पार्टिकल फ्री हो, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, नहीं तो फिर हमें तकलीफ़ हो सकती है. ठीक है, इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, फिल्टर करने का काम करते हैं ये. नेसल पैसेज, जब यहाँ से एयर जाती है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि फ़िल्टर होके जा रही है बेटा एयर, तो ये पहले जाती है फेरिंग्स में. ये जाती है पहले फेरिंग्स. मैंने आपको पहले भी बताया है फेरिंग्स और लैरिंग्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है. ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स के नीचे ही लैरिंग्स है, और यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम का मैंने बताया था फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये मसल होता है जो कि जब हम फूड ईट कर रहे हैं तो इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ एयर. देखो यहाँ से ट्रैकिया शुरू हो रहा है आपका, तो ये जो एयर जो है फेरिंग्स में जा रही है, फेरिंग्स कनेक्टेड होता है लैरिंग से, जहाँ पे ये एयर जाती है, और ये इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बेटा. हमारी जो वॉइस निकलती है वो लैरिंग्स की वजह से निकलती है. लैरिंग्स को क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि अगर आपने साउंड की डेफिनेशन पढ़ी होगी इन योर जूनियर क्लासेस 8th क्लास, तो हमने बोला था कि साउंड जो है उसका मीनिंग क्या है, ट्रैवलिंग ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. जब एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं तो वो एक कॉम्प्रेशन और रेफ्रैक्शन का मीडियम क्रिएट करते हैं, वेव्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड रिलीज़ होती है. तो ये लैरिंग्स का फंक्शन ये है कि ये एयर को पास होने देता है. इसके बाद से लैरिंग्स के बाद एयर जो जाती है वो विंड पाइप में जाती है. तो अब एग्जैक्टली क्या होता है, सपोज़ ये एयर आ रही है, ये एयर आ रही है, ठीक है, ये लैरिंग्स में जा रही है, लेकिन उसी टाइम हम फूड भी खा रहे हैं, है ना, फूड भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें मिक्स ना हो, एयर की पाइप में फूड पार्टिकल ना आ जाए, इसलिए यहाँ क्या होता है एपिग्लॉटिस. वो इस चीज़ का कॉशन लेता है या प्रिकॉशन लेता है कि जो एयर आ रही है वो एयर गोज़ इन द एयर पाइप एंड फूड गोज़ इन द फूड पाइप. अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो एयर पाइप, विंड पाइप या फूड पाइप, दे आर इंटरकनेक्टेड. जो विंड पाइप होता है वो आगे के साइड होता है और फूड पाइप जो होता है बेटा वो पीछे के साइड में होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी. यहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट आई कैन एक्सप्लेन व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास. ओके,
तो पर पोजीशन समझ लीजिए कि एयर का जो पाइप होता है वो आगे की तरफ होता है, उसके जस्ट पीछे होता है विंड पाइप। दे आर अटैच विथ अ थिन मेम्ब्रेन, और ये बहुत थिन पाइप्स होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल स्मूथ मसल के बने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, आपको पता ही है। तो ये जो है लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स का काम करता है, जहाँ से आपकी वॉइस निकलती है बेटा। अब अगर हम बात कर रहे हैं ट्रकिया की, फेरिंग्स का काम है टू पास द गैस फ्रॉम नेजल चैम्बर टू द लैरिंग्स। इसका काम है टू पास द गैस फ्रॉम नेजल चैम्बर टू द लैरिंग्स, और ये नेक में लोकेटेड होता है लैरिंग्स, जो कि ट्रकिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्लस इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। ये ट्रकिया को प्रोटेक्ट भी करता है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करी ट्रकिया की, ट्रकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। ट्रकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। ये एक डक्ट होती है, मस्कुलर डक्ट बेटा, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी लॉन्ग होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये सी शेप बोन से कवर्ड होती है सर। सी शेप कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज यानी कि पतले जो बोन की कवरिंग होती है वो सी शेप। क्योंकि अगर हम बात करें पूरा कवर कर देंगे, सपोज हम ये कर देंगे, तो हमारी फुट पाइप जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो ये सी शेप सिर्फ आगे की तरफ कवर्ड होती है, सी शेप कार्टिलेज से कवर्ड होती है। यस, ट्रकिया में क्या होते हैं? सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, दिख रहे हैं आपको, है ना? ये सी शेप कार्टिलेज का प्रेजेंस होना भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है बेटा। इसका मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है, ये प्रोटेक्ट करते हैं ट्रैकिया को, ये प्रोटेक्ट करते हैं ट्रैकिया को इन कोलैप्सिंग, ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, इन कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज़ नो एयर, व्हेन देयर इज़ नो एयर। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। क्या होता है जब हम एयर ले रहे हैं और एयर आउट जा रही है, व्हेन एयर इज़ कमिंग एंड एयर इज़ गोइंग आउट, एक सेकेंड ऐसा आता है जहाँ पे ये एयर ना तो आ रही है ना जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट में पोजीशन में, जब लंग्स ऊपर जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, और रिप के नीचे आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ये जो विंड पाइप है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ना इसमें एयर होती है, क्योंकि एयर जा चुकी है नेज़ल पाथ में, रिलीज़ हो चुकी है। तो उस टाइम में ये स्क्वीज़ ना हो जाए और टूट ना जाए, क्योंकि बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है। ठीक है, तो इसको पर्टिकुलरली शेप के अंदर रखने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं ये रिंग ऑफ कार्टिलेज, ताकि ये कॉम्प्रेस ना हो जाए, स्क्वीज़ ना हो जाए, ये अपने शेप में रिगेन रहे। तो ये जो मेन फंक्शन जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो इसको आपको आंसर लेना है, वाइट रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट ओवर द ट्रकिया। तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट, देयरफॉर rings of cartilages are present there. Okay, I hope you have understood. Now we will go to the next part, that is bronchi. bronchi क्या होता है बेटा? bronchi वो होता है जो कि ट्रकिया का ही डबल ब्रांच है, ट्रकिया ही है जो कि एक पाथ है, हम बोल सकते हैं नेसल पाथ है या एयर का पाथ है, ब्रांच है। तो ये जो 2 ब्रांच है इन्हें ब्रोंकाई बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। ये प्यूरल फॉर्म है, ये प्यूरल फॉर्म है। लेकिन अगर मैं सिंगल ब्रोंकाई की बात सिंगुलर ब्रोंकाई की बात कर रही हूँ तो उसे ब्रोंकस बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? ब्रोंकस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रोंकाई क्या होते हैं? प्यूरल फॉर्म में, जब हम बात कर रहे हैं दोनों ब्रांचेस की, जो कि लेफ़्ट और राइट लंग में ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक लंग के ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं तो उसे सिंगुलर में क्या बोला जाता है? ब्रोंकस। तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ब्रोंकस। सो इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट ब्रोंकस, अगेन वो जो है वो और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। तो हम बात करें नेज़ल पैथ। नेज़ल पैथ शुरू होता है
फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर वो आता है लैरिंग्स में, फिर वहाँ से वो शुरू होता है ट्रकिया में, ट्रकिया से फिर आता है ब्रोंकाई जिसे हम सिंगुलर में ब्रोंकस बोलते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जो कि ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। फिर ये आगे जाके और सब डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉल मोर ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके एंड पे आपको एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर या एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे हम अल्वियोलाई बोलते हैं, जिसे हम अल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि हमारा मेन साइट है रेस्पिरेशन का, जो कि हमारा मेन साइट है रेस्पिरेशन का। ठीक है, ये एक अल्वियोलाई है। ऐसे अराउंड अगर हम बात करेंगे बेटा, देयर आर अराउंड 300 million alveoli in our body. There are around how many? 300 million. Yes, very small tiny air sacs होते हैं ये million alveoli in a body। और ये alveoli जो होता है ये प्लूरल फॉर्म है। अगर मैं सिंगल की बात करूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगी? alveolus, alveolus। ठीक है, सिंगल की बात होगी तो क्या होगी? अल्वियोलस। और ये कितने होते हैं? 300 मिलियन नंबर में हमारी बॉडी में होते हैं। ये एयर सैक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एयर सैक्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे एयर जो है वो आती और जाती है और फिर बाद में ट्रांसफ़र का भी काम करती है। अगर हमें अल्वियोलाई के बारे में डिटेल में पढ़ना है बेटा तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो अल्वियोलाई होते हैं बेटा, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं थिन ब्लड कैपिलरीज से, थिन ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं ये। सो लेट्स स्टडी द डिटेल्स ऑफ हाउ डज दिस अल्वियोलाई वर्क्स इन आवर बॉडी। ओके, कैन यू सी हियर? डिटेल में यहाँ दिख रहे हैं अल्वियोलाई। तो क्या होता है बेटा, सपोज मैं ये एक अल्वियोलाई ड्रॉ कर रही हूँ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस पर से बहुत सारी थिन कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल्स आर रनिंग जो कि कनेक्टेड होती है। कैपिलरीज जो कनेक्टेड होती है बिग वेन्स से, जो वेन्स कनेक्टेड होती है बाकी के टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ को फिर वो ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जो भी मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो अल्वियोलाई में होता है। बाकी अगर हम बात करेंगे ट्रैकिया, ब्रोंका की और ब्रोंक्यूल्स की, तो दीज आर द जस्ट पाथ, मीडियम है, ये रास्ता है जिससे कि एयर पास होके जा रही है। लेकिन एक्चुअली में जो ट्रांसफ़र ऑफ एयर होता है या डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो होता है अल्वियोलाई में। ठीक है, तो वो कैसे होता है बेटा वो हम पढ़ेंगे अभी। जब एयर आ जाती है तो ये अल्वियोलाई क्या हो जाते हैं? ब्लोन अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो आ गए। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो गया? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर जो ब्लड सेल्स जा रहे हैं बेटा, ब्लड सेल जा रहे हैं, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे बोला जाता है HB, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा ये हाईली जो है ना, जब लंग ऑक्सीजन को देखता है तो हाईली डिफ्यूजिबल हो जाता है ऑक्सीजन में, या ये मतलब अट्रैक्ट होता है ऑक्सीजन के पास से, या उसको एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करता है। ये हाईली हीमोग्लोबिन जो है कैरियर होता है ऑक्सीजन का। तो ये जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है कैपिलरीज के थ्रू, ये जो ऑक्सीजन है जो कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं, ये जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अल्वियोलाई में से। ठीक है,
तो अगर मेरे को सिंपल स्ट्रक्चर में एक सेल की बात कर रहे हैं हम, ब्लड सेल की, ठीक है, ये सपोज कैपिलरी जा रही है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है और ये ब्लड सेल्स जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की खासियत होती है बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि आयरन है इसके अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसलिए ये डीप रेड इन कलर दिखता है, डीप रेड इन कलर दिखता है जब ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, डीप रेड इन कलर दिखता है। ठीक है, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है और ये कंटिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं, ब्लड सेल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, तो ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं फ्रॉम अल्वियोलाई। ये जब कैपिलरीज जो रन कर रही है, ये दो वे में रन कर रही है। एक जो है ऑक्सीजन कैरियर कैपिलरीज है, जो कि आगे जाके कनेक्टेड होती है वेन से, जो कि आगे जाके कनेक्टेड होती है वेन से। कुछ कैपिलरीज जो है वो नेटवर्क बना रही है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ला रही है टिश्यूज से, जो कि कनेक्टेड होती है आर्टरीज से, जो कि कनेक्टेड होती है आर्टरीज से। क्योंकि ये प्रोसेस जो है बेटा, ऑक्सीजन को ब्लड को देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये साइमल्टेनियसली होता है, ये साइमल्टेनियसली क्विकली होता रहता है। पर सेकेंड में 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, तो वो अराउंड 5 लीटर्स ऑफ एयर जो है वो आपके लंग्स में फिल कर देता है, 4 to 5 लीटर्स ऑफ एयर। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत हाई प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डीप प्रोसेस होता है जो हमारे लंग्स में होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं लंग्स की, मैंने आपको बताया था नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ये कवर्ड रहता है, जो कि कनेक्टेड रहती हैं आर्टरीज और वेन से। आपको पता ही है वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम करती है, और जो आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने का काम करती है फ्रॉम टिश्यूज़। तो यहाँ पे तो ये टिश्यूज़ के पास लेके जा रही है, टिश्यूज़ तक लेके जा रही है, यानी कि सेल्स तक, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम टिश्यूज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज़ हो रहा है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन दे दिया डिफ्यूजन की तरफ। अब क्या हो गया, जितना भी ऑक्सीजन था वो ब्लड सेल्स ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, अल्वियोलाई में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, लो। अब इसको भी हाई करना ज़रूरी है, तो ये जितनी भी आर्टरीज है जो कि कैपिलरीज है, वो वहाँ पे क्या फिल कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारी बॉडी इसको एक्सेस नहीं करती, तो ये अल्वियोलाई क्या हो जाते हैं, फिर से स्क्वीज़ हो जाते हैं। जैसे बलून में से एयर निकाल देते हैं हम, तो दे गेट स्क्वीज़, और एयर को वो पास कर देते हैं ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से वो पास होती है ब्रोंकस में, ब्रोंकस से वो पास होती है ट्रकिया में, ट्रकिया से वो नेज़ल पाथ के थ्रू हमारे नाक से रिलीज़ हो जाती है, जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है एयर का। अब मेन बात आता है कि ये जो एयर अल्वियोलाई से ट्रांसफ़र होगी, देखो ये अल्वियोलाई से ट्रांसफ़र होगी ब्लड सेल से, ब्लड सेल जो है उसको लेके जाएंगे रिक्वायर्ड टिश्यू में। टिश्यू में ऑलरेडी सेल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड मॉलिक्यूल आएगा जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलता है, फिर वो साथ में अपने साथ क्या कैरी करके चलेगा, फूड मॉलिक्यूल, और ये एंटर करेगा सेल के अंदर, और फिर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, है ना, आपको मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन करा है लास्ट वीडियो में। जब ये एयर आती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ विद अ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, दे एंटर अ सेल, जहाँ पे वो साइटोप्लाज्म में क्या प्रोसेस करेगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा वो पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ठीक, एंड फिर वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे वो कन्वर्ट करेगा उसको एटीपी मॉलिक्यूल में। एटीपी मॉलिक्यूल जब जनरेट हो रहा है तो वो वेस्ट रिलीज़ करेगा, तो वो वापस से उसी ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा, और वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ब्लड
ऑक्सीजन लेके आया था उसी रास्ते से वो CO2 को लेके जाएगा अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से लेके जाएगा वो ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रकिया में, ट्रकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेज़ल पैसेज में, और नेज़ल पैसेज से नोस्ट्रिल से वो आउट कर देगा। तो ये इन एंड आउट का पाथ शुरू होता है नोज की नोस्ट्रिल से और एंड होता है सेल में, एक सेल में, जहाँ पे ये पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और ये जो CO2 है वो कैरी विथ मॉइस्चर या वाटर वेपर कैरी करके लेके जाएंगे ब्लड टू द अल्वियोलाई। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है बेटा, जो कि मोस्टली बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एक Hb मॉलिक्यूल, 1 Hb मॉलिक्यूल की जो कैपेसिटी है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की है। तो अगर हम बात करें एक Hb मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके आता है बेटा, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेके आता है। प्लस अब हमको जो बात लर्न करनी है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये टर्म है जो कि बहुत बार हॉट क्वेश्चंस में आता है इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, या फिर आपका 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ये आपके चैप्टर में एंड में छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। या अगर मैं बात करूँ तो इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि सपोज़ एक पर्सन जो है अपनी कार में लॉक हो जाता है और उसकी बैटरी भी ऑफ हो जाती है रन करना, यानी कार बिल्कुल स्टिल पोजीशन में और उसके कांच शीशे सब लॉक्ड है, तो वो पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रोल है इन पॉइजनिंग, तो मेरे को आपको यही बताना है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में पिगमेंट होता है, हमारा सेलुलर पिगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है। इसकी एक खासियत होती है बेटा, ये जितना एफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए है, जितना एफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए है, उससे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट ये किसके लिए है, कार्बन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन भी दिखेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी दिखेगा तो भैया वो ऑक्सीजन को टच भी नहीं करेगा, उसको तो गले भी नहीं लगाएगा, ना उसको पकड़ेगा, ना ना ना, उससे तो सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड से गहरी दोस्ती हो जाएगी और ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे, गहरे दोस्त बन जाएंगे। और इतने गहरे दोस्त होते हैं कि हम Hb को CO से अलग नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ब्लड लाइनिंग में या ब्लड कैपिलरीज में इकट्ठा हो जाता है, तो क्योंकि क्या कार में क्या हो गया, बाय सपोज हमारा कार बंद है, तो घर, या आपने बहुत सारे किस्से सुनोगे, सर्दियों में अंगीठी घर में चलाई, कोयला, आपको पता है कोयला कम्प्लीटली बंद नहीं होता है, कोल जो है वो कंप्लीट बंद नहीं होता, उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि घर में उन्होंने वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं रखा होता, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और उसमें क्या है, धुएं से मौत हो जाती है। और इसमें क्या है, पता नहीं चलता, इसका कॉल्ड स्लो पॉइजनिंग, जिसमें जो व्यक्ति सोया है वो सोया ही रह जाता है। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, क्योंकि एयर ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, और वहाँ पे क्या रिलीज़ हो गया है बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है रूम के अंदर या कार के अंदर, जहाँ पे हमारे पास कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा। तो जितना भी हमारे ब्लड का Hb है, वो किससे स्टिक हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये दोनों इतने हाईली एफिशिएंट है कि भैया जिगरी यार, हम तो ना छोड़ेंगे तुम्हारा साथ। और ये आपके पूरे ब्लड सेल्स की जो लाइनिंग है या जितना भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहाँ पे ये ब्लॉक कर देंगे पाथ ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम बाद में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ये लेगा नहीं Hb, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्लड कैपिलरीज हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, या ब्लड सेल्स का जो
फ्लो है वो रुक जाएगा और आपका हार्ट जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और इसमें फिर डेथ हो जाती है। इसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। इसमें मुझे एक और बात याद दिलानी है बेटा आपको। इसमें एक जो क्वेश्चन है वो बहुत जनरल वे में आता है, वाई डू द माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन विद दैम? वाई डू द माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन विद दैम? तो अगर हम बात करेंगे, जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में जब हम ब्लैंकेट ऑफ एयर में गैसेस का जो लेयर्स देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो निचली परत में है। ऊपर जाते जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का लेयर बनते जाता है। यस और नो? तो जैसे जैसे आप हाइट में जाते जाएंगे ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिड्यूस होता जाएगा। वो क्या होता जाएगा? रिड्यूस। एंड आपके लंग्स को एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एयर, जैसे कि 4 to 5 लीटर्स ऑफ एयर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो क्या होता है, आप जब ऊपर जाते जाते हो तो आपकी सांस रुकना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो अल्वियोलाइज है उनमें एयर नहीं आ रही, उसमें क्या ब्लॉक हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपका दम भी घुट सकता है और अब मौत भी हो सकती है। इसलिए जितने भी जो माउंटेन क्लाइंबर्स है वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सेम गोज़ विथ व्हेन वन इज़ डाइविंग। जो गोताखोर होते हैं वो डाइविंग करते हैं व्हेन दे आर डाइविंग इन द डीप ओशन और सी, दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। मैंने आपको पहले ही इसका रीज़न बताया है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर उसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत लो होता है, बहुत लो अमाउंट में परसेंटेज होता है। तो इस वजह से वहाँ पे भी क्या होता है, अल्वेओलाई की कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती। इसलिए हमें जब हम डाइव करने जाते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। एंड व्हेन वी आर क्लाइंबिंग द माउंटेन देन ऑल्सो वी हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर टू फुलफ़िल द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर आ अल्वियोलाई। नहीं तो अल्वियोलाई हमारे क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक अगर बात करेंगे, आपको छींक आती है ना? छींक आना या फिर गले में बलगम आना, ये सब कैसे होता है? तो क्या होता है, कभी कभी ये एयर जो फिल्टर होके आ रही है, मैं आपको ये बताना भूल गई, जो आपके ट्रकिया है बेटा उनमें भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। और ये एपिथेलियल सेल्स के ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया बोला जाता है, तो जब ये एयर आ रही होती है बेटा, अगर इसमें कोई डस्ट पार्टिकल है या म्यूकस आ रहा है या कुछ भी मॉइस्ट एयर आ रही है हमारे पास, तो कुछ भी कचरा आ रहा है तो ये क्या करता है? उसको कलेक्ट करता है और उसको पुश बैक करके आपके नोज़ के थ्रू या आपके माउथ के थ्रू उसको रिलीज़ करता है। इसलिए आपको छींक भी आती है। ये कुछ ईसोफेगस में डाल देता है मटेरियल, तो आपको बलगम भी आती है। ये होता है बेटा, जब आपको ज़ुकाम होता है या सर्दी का टाइम होता है तो आपके गले में मॉर्निंग में बलगम आती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी मॉइस्ट एयर गई होती है उसके साथ में जो वेस्ट मटेरियल गया होता है या म्यूकस गया होता है, वो एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो रिलीज़ होता है और ईसोफेगस में आ जाता है और हमें छींक आती है तो ड्रॉपलेट के थ्रू वो रिलीज़ हो जाता है थ्रू नेज़ल पाथ। I hope I have given broad idea what is the function of alveoli and the other organs of respiratory tract system, and you have understood very well what is the respiratory system of humans.